हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है सोर्स एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम बात करेंगे। और फिजिक्स 12th का हमारा चैप्टर चल रहा है और एनसीईआरटी बुक्स और जो अदर दूसरी बुक्स हैं हमारी उनके जो हैं कॉमन पॉइंट लेकर हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और देखिए चैप्टर भी बड़ा कॉमन सा चैप्टर है, सिंपल सा ही चैप्टर है, इतना हार्ड एंड फास्ट चैप्टर नहीं है। सिंपली आपको रीड करना है और समझना है, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। जो हमारा आज का टॉपिक है सोर्स क्या है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के और उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये दो पॉइंट आज हम क्लियर करेंगे। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स में सोर्स एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात करेंगे। देखिए कितना आसान टॉपिक है वैसे तो हमारे पास ये सोर्स के। देखिए हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल शॉर्ट में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट वाइज करेंगे। देखिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने पिछले वीडियो में पूरी डिटेल में रीड किया है क्या होती हैं ये, किस तरह से ये प्रोड्यूस होती हैं और किस तरह से ये स्टेशनरी है या चार्ज में है, ये सारा हमने जो है पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। देखिए हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड, किस तरह से ये प्रोड्यूस होती हैं। नाइदर स्टेशनरी चार्ज नॉर चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, जिसको हम स्टडी सेंटर बोलते हैं या करंट बोलते हैं, कैन बी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो उसका सोर्स नहीं हो सकता। द फॉर्मर प्रोड्यूसेज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स while the later produces magnetic field that however do not vary with time. It is an important result of Maxwell's, जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो इसका एक अच्छा रिजल्ट रहा है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है ये। और उसने जो है एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल या रेडिएट के बारे में बात की थी। देखो सोर्स क्या है हमारे पास, यदि हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो ये आप चित्र देख लीजिए, एक बार फिगर देख लीजिए तो आपको सोर्स के बारे में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम सोर्स देखें तो हमारा जो सन है, सूर्य है, वो उसका अल्टीमेट सोर्स है हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो जो सोर्स सन से रेज आती हैं वो हमारे अर्थ पर आती हैं, कुछ रेज रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं और कुछ रेज जो है एब्सॉर्ब कर ली जाती हैं। तो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है जो, और इमिटेड रेडिएशन है, और जो बैक स्कैटर्ड रेडिएशन इसमें जैसे दिखाया गया, आप फिगर देख रहे होंगे, ये सन रेज हमारे एक रेज की बात कर रहा है। तो देखिए ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये सेंसर क्या काम कर रही है। दूसरी हमारी क्या है, इमिटेड रेडिएशन है जो इमिट हो रही है, एक तो रिफ्लेक्टेड होती है और एक इमिट होती है, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास क्या है, बैक स्कैटर्ड रेडिएशन होती है, ये भी हमारे पास सेंसर की तरह काम करती हैं। तो ये इस तरह की जो रेडिएशन बनती है, इन्हीं रेडिएशन के आधार पर हम फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक शुरू कर देते हैं। देखिए हिस्ट्री क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करा देते हैं। देखिए मैक्सवेल थे जो, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आइडिया दिया था, लेकिन जो बाद में हर्ट्ज आए और दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूसेस एंड स्टडी द वेव्स एक्सपेरिमेंटली। तो उन्होंने देखी इन वेव्स को प्रोड्यूस भी किया और उसके पर जो है एक्सपेरिमेंट करके जो है काफ़ी स्टडी ली थी। ये देखिए सन 1865 यानी कि 1865 की बात है। मैक्सवेल प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर जो उसने इसको स्टडी किया था, जिसको हम मैक्सवेल्स इक्वेशन भी कहते हैं। और फिजिक्स में मैक्सवेल्स इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 4 इक्वेशन हैं तो उनको जरूर याद कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको आगे भी काम आने वाली है। देखिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एन एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए नोट कर लीजिए, कोई भी जो एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल है वो प्रोड्यूस करता है एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जो जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा तो नेचुरली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, लेकिन वो भी वेरिंग होगा। द टू फील्ड आर सो प्रोड्यूस्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड आर द सोर्स ऑफ ईच अदर। देखिए दो हमारे मैग्नेटिक फील्ड हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं, और ये दोनों देखिए दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है
दोनों जो प्रोड्यूस होते हैं। और देखिए कि ये भी एक अच्छा हमारे लिए संकेत है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंड्यूस कर लेते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं दोनों एक दूसरे के, ये भी आप बात रखेंगे। और दोनों ही जो फील्ड हैं हमारे पास वो क्या रखते हैं, उनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और जो प्रोपेगेट इन स्पेस इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी बोथ दी डायरेक्शन ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमारे पास जो 1887 में हर्ट्ज आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिमोन्स्ट्रेट किया कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय यूजिंग ए स्पार्क ऑसिलेटर and then detecting them successfully. The waves of the electromagnetic waves produced with the Hertz experiment arrangement was 6 meter. The source of Hertz experiment was acknowledged by naming the SI unit of frequency as Hertz. क्योंकि देखिए हर्ट्ज भी उन्हीं के नाम पे दिया गया क्योंकि हर्ट्ज की ये डिस्कवरी थी, इसलिए जो SI यूनिट है फ्रिक्वेंसी की हर्ट्ज है जो, जिसको हम शॉर्टकट में HZ से लिखते हैं, वो भी उन्हीं की डिस्कवरी थी हमारे पास एक। इसके बाद लगभग 7 साल के बाद 7 साल के बाद हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया किसके साथ, हमारे जो साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस, वो बड़े सक्सेसफुल हुए प्रोड्यूसिंग दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द वेवलेंथ इन द रेंज बिटवीन 5 mm to 25 mm। तो वो जो काम कर रहे थे वो 5 mm से लेकर के 25 mm तक की उसने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंड्यूस किया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। तो उनने जो हमारे जगदीश चंद्र बोस थे। फिर इसके बाद देखिए 1896 में मार्कोनी डिस्कवर्ड, मार्कोनी का आपने नाम सुना होगा, जिसका जिक्र जो है जब रेडियो की बात आती है तो मार्कोनी की बात भी शुरू होती है। उन्होंने डिस्कवर किया कि इफ़ वन ऑफ द स्पार्क गैप टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन एंटीना एंड अदर टर्मिनल इज अर्थ, भी कोई भी हमारे पास जैसे एंटीना होते हैं, आपने शायद नहीं देखा हो लेकिन जैसे एंटीना एक तरह से लगा लो, जो आपने घरों पर DTH देखी होगी ना, लगी हुई DTH बोलते हैं, छतरी बोलते हैं जिसको DTH, जिससे हमारे टीवी वगैरह चलते हैं, सिग्नल आते हैं ना, ये भी एक तरह के एंटीना ही होता है ना। तो वो कहता है कि यदि मान लो हम एक उसको अर्थ कर दें और एक दूसरा हम एक जो है इसका एंटीना का टर्मिनल अर्थ कर दें, इनके पृथ्वी में लगा दें और दूसरा टर्मिनल क्या करते हैं स्पार्क गैप में लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएटेड कुड गो अप सेवरल किलोमीटर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो पता नहीं कितने किलोमीटर तक जाएंगी, उन्होंने ऐसा किया था। एंटीना एंड द अर्थ वायर्स फ्रॉम द 2 प्लेसेज ऑफ ए कैपेसिटर विच रेडिएटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स, these waves could be received at a large distance by making use of antenna arc system as a detector. Using these arrangement in 1899, Marconi first established the wireless communication across the English Channel across a distance of about 50 किलोमीटर। देखिए जो मार्कोनी आए उन्होंने 50 किलोमीटर तक एक वायरलेस सिस्टम को इंड्यूस कर दिया और वहीं से जो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कवरी शुरू हो गई थी। क्योंकि अब वो जो दौर था वो 50 किलोमीटर से शुरू हुआ था। देखिए जो मार्कोनी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल किया था 50 किलोमीटर की रेंज से, आज वो पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है। बल्कि देखिए हम तो कहेंगे कि ये दूसरे ग्रहों पर भी इसकी मार हो सकती है, मतलब वहाँ तक भी ये पहुँच चुका है। देखिए आप मोबाइल देखते हैं, रेडियो देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये सारा का सारा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम आज का है। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी जो है आज की टेक्नोलॉजी में कितना डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आपके जो चैप्टर में मेन पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से आप उसको लर्न करेंगे। देखिए आता है क्वेश्चन किस तरह से हमारे पास आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स, इनके एक्सीलेटिंग चार्ज से इंड्यूस होती है, ये हमने अभी थ्योरी में पढ़ा है। तो इसके ऊपर जो मेन पॉइंट करेंगे, नंबर 1 पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द एक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स वाइब्रेट विच जनरेट द वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनता है और जो हमेशा वाइब्रेट से बनेगा। सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिए, दीज बोथ वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ से इंड्यूस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ से
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इंड्यूस होती हैं। इफ़ द चार्ज इज एट रेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द चार्ज विल आल्सो बी स्टैटिक, यानी कि वो मूव नहीं करेगा। चार्ज रेस्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेस्ट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट है तो चार्ज भी हम इसी तरह से कह कर चल सकते हैं। देयर विल बी नो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेरिंग विद टाइम। देखिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करता, कम ज़्यादा नहीं होता, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंड्यूस नहीं किया जा सकता। तो ये डिपेंड करती है भी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि वो वेरिंग है, चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, व्हेन द चार्ज इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन क्या रहेगा, हमारे पास जीरो रहेगा। ये हमने थोड़ी देर पहले आपको समझाया है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या रहेगा, द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम इज आल्सो कॉन्स्टेंट एज ए रिजल्ट अगेन देयर विल बी नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेटेड। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो इससे हमें क्या पता चलता है, दिस शोज दैट ओनली एक्सेलरेटेड चार्ज अलोन कैन जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि यदि चार्ज एक्सेलरेटेड है तभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंड्यूस कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट हमारे पास ये रहा है। एग्जाम्पल यदि हम देखें, कंसिडर एन ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, इट विल हैव ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विच गिव राइज टू ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यदि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी क्या रहेगा, हमारे पास ऑसिलेटिंग बनेगा। और जो ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इन टर्न गिव राइज टू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन प्रोसेस कंटिन्यूज। तो ये जो प्रोसेस है इसी तरह से वो कंटिन्यू रहेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता रहेगा और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, हमारा राइज होता रहेगा, प्रोड्यूस होता रहेगा। द रीजनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सेम एज प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, वो दोनों सेम रहेंगे हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि जो ये हुई ना फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ नोट कर लीजिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, देखिए ध्यान से नोट कर लीजिए पॉइंट नंबर 1। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो ट्रांसफर हैं नेचर में, इसके बारे में हम बात पढ़ेंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, ट्रांसवेव वेव होती क्या है, आर दोज इन विच द डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द मीडियम is perpendicular to that of the perpendicular wave. Particles of medium are moving in the direction perpendicular to the direction of the propagation of the waves. Next point क्या है, accelerated charge particles are responsible to produce electromagnetic waves. Electromagnetic waves propagation does not require any material medium to travel, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं है। The inherent characteristics of an electromagnetic wave is its frequency. तो ये इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है फ्रिक्वेंसी, यानी कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होती है। देयर फ्रिक्वेंसी रिमेन अनचेंज बट व्हेन इट्स वेवलेंथ चेंजेस देन द वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यदि हम इसकी वेवलेंथ चेंज कर देते हैं तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर लेती है। और देखिए जो ये एनर्जी इज कैरिड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इक्वल। दोनों की एनर्जी क्या जो सेम रहेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड द मैग्नेटिक एनर्जी आर इक्वल, यानी कि यू ई इज इक्वल टू यू एम। यदि हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लेते हैं यू ई को और यू एम मान लेते हैं मैग्नेटिक एनर्जी को। दीज वेव प्रोपोगेट थ्रू द स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट, और ये स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से चलती हैं, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये ट्रैवल करती हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास ये देखते हैं तो वो होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, और जो μ0 इज परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और सी क्या होते हैं हमारे पास E0 B0 डिवाइड बाई होता है E0 डिवाइड बाई B0, वेयर E0 एंड B0 आर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक था, नेचर क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की
और सोर्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। सिंपल सा टॉपिक था और आपको जो है समझ भी आ गया होगा। तो ये था हमारे पास जो इससे रिलेटेड था वो पॉइंट जो हमारा आज कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।